सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं बाब जहांगीर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम तजिया। पाकिस्तान की सियासत में आने वाले चंद हफ्तों या चंद माह में क्या होना है, क्या कुछ अहम सियासतदानों के केसेस के फैसले होने और उन्हें सजाएं होनी है, या फिर उन तमाम अहम सियासतदानों को आने वाले इलेक्शन में कॉन्टेस्ट करने का मौका देना है और फिर वही पुराने चेहरे हमें नई हुकूमत बनाते हुए नजर आएंगे। जो कि निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल्लाह काकड़ जो इस वक्त बैरून मुल्क हैं, उनका गुज़िश्ता रोज़ का एक इंटरव्यू बड़ा दिलचस्प है जिसमें उन्होंने कहा कि शफाफ इंतखाबात होने हैं और चेयरमैन PTI के बगैर भी या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उन लोगों के बगैर भी शफाफ इंतखाबात हो सकते हैं जो इस वक्त जेलों में मौजूद हैं। लेकिन साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अगला जो आने वाला साल है उसके आगाज़ में उम्मीद यही है कि शफाफ इंतखाबात का इनेकाद करवा कर और फिर इस मुल्क की बागडोर एक मुंतखब हुकूमत के हाथों में वो सौंप देंगे। तो अब देखना है कि जो जिस उम्मीद का, जिस यकीन का वो इजहार कर रहे हैं वो आगे चलकर वाकई अमली जामा पहनाने में उस पर कामयाब भी होते हैं या फिर उन्हें इस सिलसिले में कोई नाकामी या कोई रुकावट का भी सामना करना पड़ता है। अब लंदन में बड़ी तैयारियां हो रही हैं। मियां नवाज शरीफ की वापसी की 21 अक्टूबर को तारीख दी गई है और अब एक पाबंदी भी तमाम सियासी रहनुमाओं पर, नून लीग के तमाम रहनुमाओं पर लगा दी गई है कि 21 अक्टूबर से पहले आप में से कोई पाकिस्तान से बाहर का सफर ना करे, क्योंकि 10 लाख लोगों को जमा करना एक बड़ा टारगेट है। अब इस टारगेट में कितनी हकीकत है, क्या वाकई इतने लोग जमा हो सकेंगे और क्या वाकई मियां नवाज शरीफ आएंगे भी या नहीं, चूंकि जो कानूनी चैलेंजेस उन्हें दरपेश हैं और फिर जिस तरह उनके बयानिए में एक तब्दीली पिछले चंद दिनों में देखी गई है, तो उसके बाद क्या फ़ज़ा साजगार होगी, क्या वो रिस्क जो ज़ीरो हो गया था उनकी वापसी के लिए वो एक बार फिर बढ़ तो नहीं गया है। इन तमाम मामलों पर गुफ्तगू करेंगे और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी प्लेइंग फील्ड ना होने का अपना मुतालबा दोहरा रही है और इस पूरी सूरत हाल में एक ऐसी सियासी जमात भी है जो कि अवामी मसाइल के लिए इस वक्त सड़कों पर है, एहतजाज कर रही है। महंगाई के खिलाफ वो है जमात इस्लामी और वो भी ज़ाहिर है आने वाले इलेक्शन में एक स्ट्रॉन्ग कंटेंडर के तौर पर सामने आ सकती है, चूँकि अवामी मसाइल पर बड़ी मौसर तरीके से इस वक्त वो सड़कों पर जाकर आवाम में जाकर बात करिए। मौजूद मेहमानों का आपसे तारुफ करवाते हैं, फिर गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। शेख रोहेल असगर साहब मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं। नवाब वस्सान साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा। सना मिर्जा साहिबा सीनियर तज्ज़ियाकार हमारे साथ मौजूद हैं। फरीद पराचर साहब जमात इस्लामी के सीनियर रहनुमा भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। शेख रोहेल असगर साहब, जरा गुफ्तगू का आगाज़ आपसे करते हैं। इस वक्त तक लंदन में खबरें ये हैं कि 21 तारीख को मियाँ साहब आ रहे हैं, लेकिन 21 अक्टूबर तो अभी खासी देर है। ये पहले से पाबंदी क्यों लगा दी गई है तमाम रहनुमाओं पर कि आपने मुल्क से बाहर का कोई सफ़र नहीं करना, अपनी मौजूदगी को यकीनी बनाना है? क्या कुछ लोग मुल्क से बाहर जाने का सोच रहे हैं? इसका कोई सियासी मकसद था या एक ऐसी रूटीन का एक बयान दे दिया गया है? अब मैं आपके सवाल का क्या जवाब दूंगा, पर कमाल सवाल किया आपने। मतलब धाम हाला जो वहाँ पे दो सहबाब हैं पाकिस्तान में मौजूद हैं, तो वो तैयारी तो करेंगे और अगर वो नहीं है तो अगर ऐसा कोई सेटअप है, अब देखिए मैं मिसाल के तौर पर मैं इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद नहीं हूँ, तो मैं तो लंदन में बैठा हूँ, तो मुझे तो ऐसा कुछ किसी ने मेरे पे पाबंदी नहीं लगाई कि आपने वहां पे रहना है या वापस आना है। तो ऑब्वियसली ये बात तो तय है कि 21 के लिए तैयारी तो करनी पड़ेगी। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद हैं, वो वापस तशरीफ लाएंगे, उन्होंने जलसा भी करना है, उनकी इस्तकबाल भी होगा, तो लाजमी होता है लोगों को वहां पे रहना, लोगों का उसमें एक्टिवली शामिल होना और लोगों को उसमें शामिल करना एक क्लास तो है। तो इस सिलसिले में मेरे ख्याल में हम आदी हो गए हैं कि हर चीज को हम मनफी बना के पेश करते हैं। तो इसके अलावा हमारे पास क्योंकि इतना वक्त ज्यादा है ना हमारे पास, तो उस वक्त को गुजारने के लिए हमें कुछ ना कुछ तो चाहिए ना, किसी टॉपिक पे बात करें। तो मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा तो कोई शेख साहब, चूंकि डेट तो पहले अनाउंस हो चुकी थी, अगर एक ही मामले पर इतने ज़्यादा बार बार इजलास होते रहेंगे, बार बार मीटिंग्स होती रहेंगी, तो ज़ाहिर है फिर शकूक भी जन्म लेते हैं, फिर सवालात भी उठते हैं। शहबाज शरीफ साहब पाकिस्तान आए और चंद घंटों बाद वापस चले गए, तो कोई ख़ास पैगाम लेकर गए थे? बयानिए में तब्दीली होते उन्होंने देखी, उन्होंने देखा मामला कुछ हीटअप हो सकता है, तो वो थोड़ा सा ज़रा उस मामले को ठंडा करने गए थे। मियाँ साहब वाकई वापस आ रहे हैं या फिर ये फैसला रिवर्स भी हो सकता है आने वाले दिनों में? ये आप ही समझ सकते हैं, मैं तो इसमें कुछ समझ सकता ना, मैं इस पर कोई आपके इस बयान पे मैं कमेंट्स कर सकता हूँ। जहां तक मेरी इतला का ताल्लुक है या क्या हूँ, मेरे ख्याल में लोगों से ज्यादा मियाँ साहब को इस बात की जल्दी है, वो 21 अक्टूबर को पाकिस्तान पहुंच जाए, अपने घर में पहुंचेंगे। और वो मेरे ख्याल में शायद एक
तयशुदा तारीख है, बाकी तो अल्लाह ताला की जात को पता होता है कि क्या होना है, कल को क्या होगा क्या नहीं होगा, ये तो उसके अलावा तो किसी को नहीं पता होता, इल्म नहीं है। तो अब तक जहाँ तक मेरा यहाँ पे मुशाहदा है वो यही है कि जोर शोर से तैयारी हो रही है। और जहाँ आपने ये सवाल उठाया ना मियां शहबाज शरीफ साहब का, तो मेरे ख्याल में शायद आप इग्नोर्ड हैं, आपको पता नहीं है। मियां साहब वापस चले गए हैं इसलिए कि वो यहाँ पे आए थे कि बाकी मामला को भी तय कर लिया जाए, किस तरह क्या 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 मामला जो है उनको करना है, वहाँ पे किस तरह जलसे करने। और मैंने आज मुझे बता रहे थे कि शायद वहाँ पे लाहौर में कुछ जलसों का भी इनकाद किया जा रहा है, हर हल्के में, हर अन्य के हल्के में एक जलसा वेट किया जाएगा लोगों को, ताकि जब मियां साहब आए तो लोग उस जलसे में भी शामिल हो और उनके इस्तकबाल के लिए भी आए। तो ये सारी बातें मैंने आपको अर्ज किया ना कि हमें आदत पड़ गई है मनफी सोचने की, मनफी कहने की, मनफी बोलने की, और मुझे तो उसमें तो सर आपने बड़ी पॉजिटिव बात की कि मियां साहब को बहुत जल्दी है वापस आने की, ये ज़ाहिर है एक बड़ी मुस्बत बात है। लेकिन अगर उनकी ये जल्दी हम अमली तौर पर देखें तो फिर ये 21 अक्टूबर की जगह 21 सितंबर भी तारीख दी जा सकती थी। इससे पहले जब PDM की हुकूमत रही उसमें उनकी अपनी जमात, अपने भाई उनके वज़ीर-ए-आज़म थे, तो वो उस वक्त भी उस जल्दी का अमली मुज़ाहरा करके वापस आ सकते थे। लेकिन शायद ये कहना हकीकत पसंदाना नहीं होगा कि मियां साहब को जल्दी है वापस आने की। नहीं, आप देख रहे थे ना हालात क्या थे, बंदियाल साहब क्या कर रहे थे, किस तरह के उनके बयानात थे, किस तरह की उनकी एक ही तरफ झुकाव था। तो आप क्या समझते हैं आपको इंसाफ मिल सकता? अब कम से कम ये है कि आपको इंसाफ तो कानून मिल सकता है, चाहे आपके अगेंस्ट ही जाए, लेकिन इंसाफ अब ये तो नहीं होगा लोगों गुड मॉर्निंग कहा जाएगा, लोगों से ये कहा जाएगा, बेस्ट ऑफ लक कहा जाएगा, गुड टू सी यू कहा जाएगा, ये तो नहीं होगा। ये तो आपने जो देखा, और फिर उसके बाद शर्मिंदगी भी नहीं थी उनको, उस मासूम को तो शर्मिंदगी भी नहीं हुई, उसको ये भी एहसास नहीं था वो कर क्या रहा है। इतनी बड़ी अदालत में बैठ के इस किस्म की बातें करना, किसी गरीब आदमी के केस में उसने कभी किसी को कहा था कि गुड टू सी यू? और इस किस्म की जब चीजें हों तो फिर लामहल्ला आपके दिल में वो शुभात तो फिर जन्म लेते हैं। उस सूरत हाल में आके फिर एक बार और अर्ज कर दूं आपको कि मियां साहब को अपनी बीमारी को लेके मेरे ख्याल में किसी की सिंपैथीज कभी लेने की उन्होंने कोशिश भी नहीं की, और उनकी जो तबीयत है या उनकी जो है हालत, वो मेरे ख्याल में शायद इस तरह की नहीं है कि वो इतना ज्यादा स्ट्रेस भी ले सकें। अब चूंकि उन्होंने फैसला किया कि मैंने अब उन्होंने फैसला कर लिया, और जहां तक आपने ये कहा ना 21 सितंबर, या वो 21 सितंबर भी हो सकता था, बिल्कुल ठीक आप फरमा रहे हैं। लेकिन किसी के जब किसी जमात का कोई लीडर इतने अरसे के बाद वापस आए और आगे उसने अपनी सियासत करनी है, तो लामहल्ला फिर उसकी तैयारी तो करनी पड़ती है। तो एक महीना तो ठीक है, चलें तैयारियां करनी थी इसलिए 1 महीने का वक्त लिया गया। ठीक है शेख साहब, पॉइंट आपका बड़ी डिटेल से आ गया। ज़रा सना मिर्ज़ा साहबा, ये नवाज़ शरीफ साहब की वापसी को आप कैसे देख रही हैं? होगी नहीं होगी? वो जो रिस्क था वो ज़ीरो हो चुका था, लेकिन फिर हमने देखा शहबाज साहब एक दिन के वक्फे से वापस गए, वहाँ फिर कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग्स हुई, लेकिन कम से कम ये उससे निकल के आए कि 21 अक्टूबर की तारीख अभी तक तो डिसाइडेड है, अभी तक उसमें कहीं कोई तब्दीली या ताख़ीर नहीं हुई। पूरी सिचुएशन को किस तरह से आप देख रहे हैं? बहुत शुक्रिया साहब, आपने मुझे प्रोग्राम में इनवाइट किया है। देखिए रोहन असगर साहब आपके शो में मौजूद है, अब इनका मैं भी बड़ा अदब करती हूँ और बड़ा मुश्किल है इनके सामने कुछ खुलकर तनकीदी पहलू से मैं गुफ्तगू कर सकूं, लेकिन फिर भी मैं हिम्मत करके कुछ कोशिश कर लेती हूँ, अगर ये नाराज ना हो। देखिए असल में इशू ये है कि नवाज शरीफ साहब के लिए शायद आना पाकिस्तान तरजीह ना होती, क्योंकि अभी तक उनके हवाले से केसेस जो बंद किए गए थे वो अता बंदियाल साहब ने जाते जाते आखिरी रोज दोबारा से खोल दिए, और वो तमाम के तमाम केसेस अब एहतसाब अदालतों में भी चले गए हैं, और यकीनन उनको फेस भी करना पड़ेगा, चाहे शहबाज शरीफ साहब हो या दीगर लोग हों, उन तमाम लोगों का फेस तो करना पड़ेगा। तो एक जो कन्फ्यूजन मौजूद था कि आया सियासी मुस्तकबिल नवाज शरीफ साहब का क्या होगा, अब इसके ऊपर वो कन्फ्यूजन बड़ा है, कम नहीं हुआ है। लेकिन अब इशू ये है कि इंतखाबात की डेट अनाउंस कर दी गई है, नून लीग के पास चॉइस क्या है। अगर नवाज शरीफ साहब को आप इंतखाबी मुहिम से माइनस कर दें तो मेरा ख्याल है कि ऐसी कोई शख्सियत नहीं होगी जो कि नून लीग की इंतखाबी मुहिम को लीड कर सके। फिर अगर आप ये देखें कि इंतखाबी बयानिया इस वक्त नून लीग के पास क्या है, बहुत अरसे एंटी एस्टेब्लिशमेंट बयानिया नून लीग के पास रहा, जितने अंदरूनी हलकों में मैं समझ सकी हूँ बात करके, इस वक्त नून लीग का बयानिया तकरीबन एंटी एस्टेब्लिशमेंट रहेगा, लेकिन साबका एंटी एस्टेब्लिशमेंट रहेगा। तो इसलिए उस बयानिए में सही जान डालने के लिए मरियम साहिबा को तो इस्तेमाल किया जाएगा, लेकिन जब तक जो सुप्रीम लीडर है उस पार्टी का
वो अगर मौजूद नहीं होगा तो फिर मेरा ख्याल है कि नून लीग के लिए अपनी इंतखाबी मुहिम चलाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और ये बड़ी दिलचस्प बात है कि जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है वो 2008 से 13 का जो दौर है उसको एक सुनहरी दौर करके पेश करेगी अवाम के सामने, लेकिन नून लीग जो है वो 2013 से 17 के दौर को पेश करेगी। लेकिन वो जो 16 माह हमने देखे जिसमें ये तमाम जमातें इकट्ठी होकर हुकूमत करती रही, उसके ऊपर कोई तबसरा करने को तैयार नहीं है, उसको कोई ओन करने को तैयार नहीं है, क्योंकि उसमें तमाम मुश्किल फैसले हुए। अगर बज़ाहिर देखा जाए तो नून लीग ने उसमें सबसे ज्यादा सफर किया, क्योंकि तमाम का तमाम मलबा नून लीग के ऊपर आता है उन तमाम मुश्किल फैसलों का जिसमें आवाम पिसे। लेकिन बाकी पार्टी तो बिल्कुल दामन बचा के निकल गई। तो अगर आप नवाज शरीफ साहब को निकाल दें तो फिर नून लीग के पास कोई ऐसी शख्सियत या कोई ऐसा फेस नहीं है जो कि नून लीग को लीड करे और उन कारकुनों को मोबिलाइज करे जो उन 16 माह की बातें सुन रहे हैं लोग। सना मिर्जा साहब, ये चाहे मियां नवाज शरीफ साहब इलेक्शन की कैंपेन करें, मरियम साहिबा करें, शहबाज शरीफ साहब करें, वो 2013 से 18 तक के दौर को ज़रूर पेश करें, लेकिन अवाम उनसे ये सवाल तो करेगी ना, जो पिछले 16 महीने पीडीएम के थे उसमें भी आपकी जो इकोनॉमिक टीम थी वो इसहाक डार पर, मिफ्ता इस्माइल पर, उन्हीं लोगों पर मुश्तमिल थी जिन पर आप आगे भी डिपेंड करेंगे अगर आपकी हुकूमत आती है। तो ये सवाल तो बड़ा वैलिड होगा, फिर इसका क्या जवाब देंगे मियां नवाज शरीफ साहब या मुस्लिम लीग नून का थिंक टैंक? देखिए, आप एक लिहाज से दुरुस्त कह रहे हैं, लेकिन मैं इसमें एक इजाफा जरूर करूंगी। मुस्लिम लीग नून जाहिर सी बात है कि उन 16 माह को तो कोट करेगी, लेकिन वो 2017 के जो फिगर्स हैं उसको भी कोट करेगी और वो हर जगह पे कंपैरिजन करेगी कि जो पीटीआई के 3.5 साल रहे उसमें 3 वज़ीर खजाना 2 बदले, हमने भी बदले। और फिर जाहिर सी बात है कि देखिए, डार साहब जब मिफ्ता साहब को निकाल कर आए थे तो उसके बाद जितना क्रिटिसिज्म उस 9 माह के ऊपर हुआ था, जिसमें उन्होंने आईएमएफ के एग्रीमेंट को कहा था कि जी आई डोंट केयर, मैं इसकी परवाह नहीं करता, मैं जूते की नोक पे रखता हूं, लेकिन फिर इवेंचुअली उनको वो सब कुछ मानना पड़ा। लेकिन ये भी हमारे सामने ऑन रिकॉर्ड मौजूद है कि वो 3.5 साल जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मईशत के साथ करती रही, वो उसको भी जरूर रगड़ा लगाएंगे। और वो 2017 में जो नुमाइशी हद तक आदाद शुमार छोड़कर गए थे मईशत के, वो उसको भी इस्तेमाल करेंगे। उससे पहले पीपल्स पार्टी के दौर को भी करेंगे। मेरा ख्याल है कि हमें मान लेना चाहिए कि जो हमारे मईशत दान है सियासी जमातों में, वो शायद मईशत के असूलों को और मईशत के मसाइल को लॉन्ग टर्म बेसिस पर हल नहीं करते, शॉर्ट टर्म बेसिस और गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट हल करते हैं। एक कैलेंडर ईयर से दूसरे कैलेंडर ईयर, या आप समझ लें एक बजट से दूसरे बजट तक हल करते हैं। अगर हम ये कहें कि कोई हुकूमत 5 साल नहीं 10 साल की मईशत की पॉलिसी बनाकर आती है, तो मेरा ख्याल ये है कि फिर हम कह सकते हैं बेहतरी की गुंजाइश मौजूद है। लेकिन जितना कुछ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में हुआ, उन डिजास्टर्स को भी अगर हम मद्देनजर रखें, खास तौर पर इसमें पहली जो टारगेट होगा वो सी पैक का डाउनफॉल होगा। उसकी वजूहात जो भी रही हो, पिछले 16 माह में कितना सी पैक के ऊपर काम हो गया ये भी हमारे सामने मौजूद है, लेकिन वो कंपैरिजन सिर्फ उस 3.5 साल का करेंगे कि जी 3.5 साल में ये हुआ और हम उससे पहले ये करके गए। तो आई थिंक मेरा ख्याल ये है कि इसमें अवाम को खुद भी समझने की जरूरत होगी कि आया उनको वोट कैसे देना है। जो कोर वोटर है यार जमात का, ठीक है, अब ये बड़ा दिलचस्प होगा कि अवाम इस पर क्या रिस्पॉन्ड करते हैं। ठीक है, अब सना साहब अगर फरीद पराचा साहब की तरफ मैं जाता हूँ, उनसे पूछना हूँ कि इनकी जमात तो ऑलरेडी अवाम में है, ये एहतजाज भी कर रहे हैं, धरने भी दे रहे हैं, जलसे भी कर रहे हैं, तो फरीद पराचा साहब ये मुस्लिम लीग नून की कैंपेन हो, पीपल्स पार्टी की कैंपेन हो, उन्हें पब्लिक को मुतमईन तो करना पड़ेगा पिछले 16 महीनों के हवाले से। आपको लगता है कि मुतमईन कर सकेंगे? अवाम का इंतखाब फिर इन्हीं में से कोई होगा, या क्या आप आगे सियासी माहौल बनता देख रहे हैं? अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। अवाम तो इन टोटलिटी लेते हैं, इन सारे सियासतदानों को एक ही तर्ज अमल है, कर्जों की मईशत है, IMF के पास जाना है, और चाहे वो 16 महीने हो या चाहे उससे पहले अरसा हो या उससे पहले हो, यानी ये तकरीबन एक ही तरह के फार्मूले चले हैं। इन सारे में जो चीज़ें मुश्तरक हैं और जिनकी जो है उसमें उठान नहीं है और वो बिल्कुल उसको हम आज़ाद मईशत नहीं बना सके, तो उसकी बुनियादी वजह एक इंतहाई निचली सतह तक और ऊपर की सतह तक फैली हुई करप्शन है, कि जिसके अंदर गाड़ियों का खर्च भी कौम दे रही है, पेट्रोल खर्च भी कौम दे रही है, फिर इसी तरह बिजली का खर्च भी कौम दे रही है, और उस सारे के नतीजे के अंदर सबसे ज्यादा अगर कोई पिस रहा है तो वो गरीब तबका है। बिलवास्ता टैक्स है, यानी सारा जागीरदार तबका कोई 4 अरब का टैक्स देता है, 264 अरब रुपए का टैक्स तो तनख्वाहदार तबका दे रहा है, और इसी तरह से बिलवास्ता टैक्स तो सारा मुल्क दे रहा है। तो इसलिए असल मसाइल तो ये हैं, इन मसाइल में शाहाना अखराजात, मराहत, फिर उसके बाद ये कि इस सब में कोई बोझ अशराफिया पे नहीं पड़ा,
IMF के जितनी भी शराइत हैं या जिसको है उसको गरीब आदमी की तरफ मुंतकिल कर दिया गया है। और उसी वजह से हम ये समझते हैं कि जो आपका सवाल था कि लोग जो हैं वो 16 महीने या उससे पहले 3.5 साल वो यानी समझते हैं कि हमारे लिए तो एक ही छुरी थी इन सबके पास, हमें तो इन्होंने इसी तरह से ज़िबा किया है, किसी ने कम किसी ने ज्यादा, लेकिन बहसीयत मजमूई आम आदमी पर बोझ ही बोझ है और उसके अंदर इजाफा हो रहा है। और इंशाल्लाह इलेक्शन में अब लोग जब वोट की पर्ची उनके पास आएगी तो शायद लोग अपना फैसला इस मर्तबा और तरह करें और वोट की पर्ची को किसी इंतकामी पर्ची में तब्दील करें कि जिन्होंने उनके लिए रूज़ो शब अजीरन कर दिए हैं उनसे कोई वोट की पर्ची के जरिए से फरीद पराचा साहब, ये वोट की पर्ची आवाम तक आने के लिए वो इलेक्शन के प्रोसेस में जाना और फिर उस दिन तक पहुंचना भी बहुत ज़रूरी है। अभी तो हम ये देख रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन ने बड़ी मुश्किल से एक पूरा मुद्दत तो अनाउंस कर दी है कि जनवरी के आखिर में वो कराने का सोच रहे हैं, अभी तक तारीख नहीं दी गई है। तो इस हवाले से भी एक गैर यकीनी की सूरत हाल है। आपको लग रहा है ये जनवरी के आखिर तक इलेक्शन हो जाएंगे और होंगे तो साफ शफाफ होंगे जिस पर सारी जमातें एतमाद करेंगी? देखिए ना, जो कुछ हुआ अब तक, इलेक्शन तो 60 दिनों बाद होना चाहिए था। किसी इलेक्शन कमीशन ने पूछा है इनसे कि जी आप 4 दिन पहले असम्बलियां क्यों तोड़ रहे हैं, क्या इमरजेंसी है, क्या जवाज है, कोई आईनी जवाज, कोई अखलाकी जवाज है कि असम्बली क्यों तोड़ी जाए? बदनीयती तो वाज़ेह है कि आप जो है वो इसलिए कर रहे हैं ताकि उसके जरिए से आप जो है वो 1 महीना और ले लें, फिर 1 महीने के बाद जब ये होना है तो उसके बाद इनकी मरदमशुमारी के जिस पे सब ने जो आज 90 दिन कह रहे हैं, उनके वजीर आला ने भी इस में तायीद की, इस मरदमशुमारी की और हल्का बंदियों की। तो उसके बाद होना चाहिए ये हल्का बंदियों के मुताबिक इलेक्शन। तो बहरहाल आखिरी यानी जो उन्होंने एक हफ्ता दे दिया है, इससे एक दिन भी आगे नहीं जाना चाहिए, बल्कि अगर इससे पीछे ला सकें तो ये इलेक्शन कमीशन को इस तरफ लाना चाहिए कि इससे पीछे वो इसको हल कर सके। लेकिन फरीद साहब, ये सारी सियासी जमातों ने उनको अपनी तजावीज़ दी, वो तो ज़ाहिर है वो भी अपने तौर पर आइन के मुताबिक ही चल रहे हैं कि जी चूंकि अब नई हल्का बंदियाँ नोटिफाई हो चुकी हैं तो वो शेड्यूल जो ये इतना लंबा दिया गया है इसमें तो सियासी जमातों को कैंपेन करने का मौका और ज़्यादा मिल रहा है। आपका क्या ख्याल है, ये बेहतर है सियासी जमातों के लिए कि आवाम में जाएँ और अपनी पुरानी परफॉर्मेंस उनको बता सकें? देखिए ना, बात ये थी कि जी अप्रैल में ये मरदमशुमारी मुकम्मल हो गई थी, मुश्तरका मफादात कौंसिल का इजलास क्यों नहीं बुलाया गया, उसको क्यों लेट किया गया? यानी सारी चीजें जो हैं वो बदनीयती के साथ ही आगे चल रही हैं ना। ठीक है, यानी अवाम के पास जाएंगे और मुद्दत जो मिली है उसको इस्तेमाल करें, लेकिन कम अज कम कहीं से ये यकीन तो हो कि अब इससे आगे इलेक्शन नहीं जाएगा। और इलेक्शन में महज होना ही काफी नहीं है, बल्कि उसका शफाफ, गैर जानबदाराना, आज़ाद होना वो भी इंतहाई ज़रूरी है। ऐसा इलेक्शन जिस पे एतमाद हो, जिस पे लोग जो हैं वो कहें कि हाँ ठीक है, इलेक्शन तो ठीक हुआ है, जीते कोई भी। तो इसलिए ये भी बड़ा ज़रूरी है कि इस इलेक्शन को आज़ादाना, मुनसिफाना, शफाफ और मुकम्मल तौर पर ऐसा कि जिसके ऊपर कौम का एतमाद होना चाहिए। ठीक है। अब निगरान वज़ीर आज़म अनवर काकड़ साहब ने भी गुज़िश्ता रोज़ जो गुफ्तगू की अमेरिका में, वो भी बड़ी इस हवाले से इंपॉर्टेंट है कि वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के चेयरमैन के बगैर भी और उन तमाम जमातों के बगैर भी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के जितने लोग इस वक्त जेलों में कैद हैं उनके बगैर भी साफ इलेक्शन हो सकता है। अब ये वो किस जानिब इशारा कर रहे हैं, आगे क्या इस हवाले से सूरत हाल बनती है? एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद शेख रोयल असगर साहब के सामने और सना मिर्ज़ा साहिबा के सामने भी ये सवाल रखेंगे कि क्या शफाफ इंतखाबात होते वो देख रहे हैं। नवाब हसान साहब भी हमारे साथ हैं। नवाब हसान साहब से ही बात करते हैं एक ब्रेक के बाद।
प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल्लाह काकड़ साहब ये कह रहे हैं कि मुल्क में इलेक्शन होंगे, साफ शफाफ होंगे, और चाहे फिर वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन के बगैर और उनके कई अहम रहनुमाओं के बगैर ही हों। और दूसरी तरफ बड़े सीनियर सियासतदान हैं मुशाहिद हुसैन सैयद साहब, उन्होंने एक टीवी इंटरव्यू में ये इस उम्मीद का इजहार किया और ये कहा कि उन्हें ऐसा लग रहा है कि शायद चेयरमैन PTI से मदर ऑफ ऑल डील्स होगी। उन्होंने कहा है कि मुल्क इस वक्त किसी भी मजीद बहरान का मुतामल नहीं हो सकता और सबको इस वक्त साथ लेकर चलने की ज़रूरत है और कोई क्लैश वाली सिचुएशन आगे नहीं होनी चाहिए। अब उनके इस बयान पर और जो निगरान वज़ीर आज़म का इस सिलसिले में इंटरव्यू है, उन्होंने जिन ख्यालात का इजहार किया है, उसी पर प्रोग्राम के हिस्से में बात करेंगे। नवाब वसान साहब, ज़रा आप फरमाइएगा, चूँकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुस्तकिल लेवल प्लेइंग फील्ड ना होने का शिकवा कर रही है और हैरानकुन तौर पर आप लोग मुस्लिम लीग नून से बात कह रहे हैं कि आपको लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही, आपको नहीं लगता कि यह मुतालबा तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इस वक्त होना चाहिए? देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सबसे पहले कि मैं ये बता दूं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बराबरी की बुनियाद पर आती है कि जैसे हमें देखें कोई फेवर नहीं चाहते, हम बराबरी की बुनियाद पे हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बड़ी पार्टी है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जितनी कुर्बानियां दी हैं शायद किसी पार्टी ने नहीं दी है, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जितना जेल काटा है, आसिफ अली जरदारी साहब ने 12 साल, किसी ने 1 महीना भी नहीं काटा, 2 महीने भी नहीं काटे, अभी से ही रो रहे। तो देखें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जब भी आपने देखा होगा हमारा 73 के आइन और जमहूरियत के साथ खड़ी है अभी तक। हम चाहते हैं कि 3 महीने में इलेक्शन हो और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उस पर अमल करती है। ऐसा नहीं है कि हमने ये कुछ और कहा और कुछ और बातें हुई। हमारे CEC में भी यही मीटिंग हुई, हमारे चेयरमैन साहब ने भी यही कहा, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने 3 माह में इलेक्शन होनी चाहिए, जो ऐलान हुआ आपके सामने है। बाकी भी हम ये चाहते हैं कि बराबरी की बुनियाद, ऐसा नहीं है कि किसी को फेवर दी जाए किसी को नहीं दी जाए। आपको यह भी मालूम है कि जब PTI गवर्नमेंट आई उसको जितनी फेवर दी गई वो आपके सामने है, वो कितनी उनको फेवर दी गई। तो आप आजकल वो बयानात जो उनके सामने आए, नवाब हसन साहब, ये जो आपका मुतालबा लेवल प्लेइंग फील्ड का, ये आप इलेक्शन कमीशन से करें, उनके सामने रखें, चीफ इलेक्शन कमिश्नर से आप बात करें, आप मुस्लिम लीग नून से क्यों आप ये मुतालबा कर रहे हैं? वो तो एक सियासी जमात है, वो आपको कैसे लेवल प्लेइंग फील्ड दे सकते हैं? नहीं, देखें, नहीं, हम तो उनसे मुतालबा नहीं कर रहे नून लीग से ना, हम तो इलेक्शन कमीशन से और जो मेन हैं वो हम उनसे बात कर रहे हैं कि जाहिर अब सियासत है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ये इतना बड़ा जो चेंज, ये जो इमरान खान की हुकूमत चेंज हुई, वो कैसे हुई वो आपको मालूम होना चाहिए कि जिस तरीके से हुई वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कोई और टाका इस्तेमाल नहीं किया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जमहूरियत का सहारा देके पार्लियामेंट को रुजू किया, पार्लियामेंट में सब कुछ जो भी किया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पार्लियामेंट से ही उसको हटाया, और उनके मेंबर थे उनकी अक्सरियत खो चुके थे इमरान खान साहब। तो अभी भी हम ये चाहते हैं कि बराबरी की बुनियाद पे अगर इलेक्शन फेयर एंड फ्री हो, सबके लिए काबिल कबूल हो, और हम ये नहीं चाहते कि किसी को ज्यादा फेवर किसी को नहीं। हम चाहते हैं कि हमारे साथ भी वही वर्ता हो जो आम लोगों के साथ है। हमारी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बड़ी पार्टी है और आपको पता है कि जिस तरीके से वो चारों सूबों में मकबूल है। शायद ये तो चुनी गुनी आजकल ये पार्टियां आई हैं, ये तो पुरानी पार्टी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो से लेके मोहतरमा बेनजीर भुट्टो, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, आसिफ अली जरदारी साहब, ये आपके सामने लीडरशिप ऐसे होती है कि बंदा जो बात करे और जो कहे। बाकी ऐसे थोड़ी है कि एक लीडर जेल में 1 महीना भी नहीं गया वो रो रहा है उधर से। कुछ लोग लीडर जो चले जाते हैं और वो आपके सामने है कि 1 महीना 2 महीना भी नहीं रह पाते और चले जाते हैं। तो हम कहते हैं कि मुल्क में ठीक है, चलें अब हसन साहब, ये जो 1 महीना 2 महीना नहीं रह पाते और फिर उन्हीं लोगों के साथ आप 16 महीने तक हुकूमत में भी रहते हैं, मैं वापस आपकी तरफ आता हूँ जरा। सना मिर्जा साहब, ये जो इस वक्त मुशाहिद हुसैन सैयद साहब ने बात की है, एक टीवी इंटरव्यू उन्होंने कहा है कि ये मदर ऑफ ऑल डील्स शायद होने जा रही है। आपको ऐसा कोई माहौल बनता नज़र आ रहा है कि चेयरमैन PTI से इस तरह की कोई डील हो और फिर आने वाले इंतखाबात में हमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी इलेक्शन में उसी तरीके से हिस्सा लेती नजर आए जिस तरह बाकी सियासी जमातें ले रही हैं? अरबाब, पहली तो बात यह है कि वसान साहब बहुत ही मज़ाहिया बातें कर रहे थे और मुझे बड़ी हैरत हो रही थी कि कौन से इलेक्शन की बात कर रहे थे। हमारे यहाँ 70 की दहाई के एक इलेक्शन के अलावा कौन सा इलेक्शन है
जिसको जो है वो गैर मुनसिफाना नहीं किया गया, जिसमें अपनी मर्जी के लोगों को आगे नहीं लाया गया। मेरा ख्याल है कुछ हकीकतें हैं, हमें थोड़ा मजबूत होकर उनके ऊपर बात भी कर लेनी चाहिए और ये कह देना चाहिए कि हमारे यहाँ कोई भी इलेक्शन मुनसिफाना नहीं होता, ट्रांसपेरेंट नहीं होता। हर पॉलिटिकल पार्टी को ये पता होता है कि हमने एक जगह पर अपनी अच्छी पीआर बनानी है, अपने अच्छे ताल्लुकात बनाने हैं, और अगर हमारा इस दफा गेम जम गया तो फिर उसके बाद हमें इंतखाबात में कामयाबी मिलेगी। तो मेरा ख्याल है कि बसांत साहब हो या कोई भी सियासी जमात हो, उसको ये नहीं कहना चाहिए। और कौन सी पीपल्स पार्टी जो कि चारों सूबों में अभी भी मौजूद है, पीपल्स पार्टी पिछले काफी अरसे से पंजाब में बैठने की कोशिश कर रही है, लेकिन उनके पैर ही नहीं जम पा रहे। इस वक्त नून लीग को अपने ऊपर भी थ्रेट्स मौजूद हैं, क्योंकि नून लीग जहां सेंट्रल पंजाब में बोलती थी, वहां सेंट्रल पंजाब में भी लोग उनके खिलाफ हैं। तो मेरा ख्याल यह है कि पॉलिटिकल पार्टीज को थोड़ा सच बोलना चाहिए। दूसरी बात, ये बसांत साहब का मैं बड़ा एहतराम करती हूँ, लेकिन ये भी बात, इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि 16 माह के आखिरी दिन तक जब आप हुकूमत करते रहे, उस वक्त तक आपने शिकायत नहीं की नून लीग से कि जी इलेक्शन ऐसे होने चाहिए, वैसे होने चाहिए। जैसे ही आप हुकूमत से निकले, आपको फौरन याद आ गया कि जी ये जो सियासी जमातें हैं, इनको डर मौजूद है, इनमें खौफ है, ये बुज़दिल है, ये इंतखाबात नहीं चाहती हैं, लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। मेरा ख्याल है ये तमाम तौजीहात जो है वो इलेक्शन कैंपेन में अगर इस्तेमाल होती तो ज्यादा बेहतर होता। अगर आपने पीपल्स पार्टी ने बंदूक एस्टेब्लिशमेंट के कंधे के ऊपर रख के नून लीग को निशाना बनाना है, तो आप डायरेक्टली कह दीजिए कि जी हमसे डील करने, आप मुस्लिम लीग नून से ना करें। और जहां तक आपके सवाल की बात है, मेरा ख्याल है मुझे ये क्लियर कर देना चाहिए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी बखूबी ये अंदाजा हो गया है कि जिस तरह झाड़ू फेर के उनके तमाम कारकुनों को, उनके तमाम लीडरों को इस वक्त बंद किया जा चुका है, अगर वो वापस नहीं आए तो इलेक्शन में क्या, पार्लियामेंट में भी किसी कोने खुदरे में भी वो नजर नहीं आएंगे। खान साहब जिस टाइम से भी गुजर रहे हैं, चाहे वो 2 साल जेल में रहें या 2 महीने जेल में रहें, लेकिन खान साहब को भी समझ आ गई होगी बहुत अच्छे तरीके से कि जो दाएं बाएं खड़े होकर लोग उन्हें मशवरे देते थे, वो मशवरे देने के बजाय उनको डुबो रहे थे। अगर खान साहब उनकी बात नहीं सुनते, जो पैराशूट से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर उतरे थे, जब स्टैब्लिशमेंट उनके दाएं बाएं उन तमाम लोगों को लेकर आ रही थी जो कि इलेक्टेबल्स थे, जो कि वो तमाम लोग थे जो कि हर गवर्नमेंट में उस गवर्नमेंट का हिस्सा होते हैं, तो उस वक्त खान साहब सो रहे थे। खान साहब को भी तो ये सोचना चाहिए था। मेरा ख्याल ये कि खान साहब के पास इससे बेहतरीन मौका नहीं है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक नई शक्ल में दोबारा से रीस्टैब्लिश करें। उन तमाम लोगों को लेके आए जो पीटीआई के कोर मेंबर थे, जो पीटीआई की असल जान थे, जिनको आप इख्तिदार में आने के बाद आपने साइड पर कर दिया। और जहां तक आपने डील का सवाल किया है, तो मेरा ख्याल यह है कि इसकी बहुत गुंजाइश मौजूद है और ये 50-50% चांस है। उसकी एक बड़ी वजह मैं आपको बता दूं, ये है कि मुस्लिम लीग नून को ये पैगाम दिया जा रहा था कि आप अगर एंटी एस्टेब्लिशमेंट बयानिया और खास तौर पर साबिक आर्मी चीफ और साबिक डीजी ISI को माफ कर देंगे और बार बार उनको नहीं घसीटेंगे एहतसाब के लिए, तो फिर आपके लिए सिर्फ लेवल प्लेइंग फील्ड बनाई जाएगी, जिसकी शिकायत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कर रही है और बिल्कुल दुरुस्त कर रही है। लेकिन जिस तरीके से नवाज शरीफ साहब ने अपना स्टांस बदला है और उन्होंने कहा है कि नहीं, उन सब लोगों का भी एहतसाब होना चाहिए, तो अब सोचने वाले ये सोच रहे हैं कि क्या वाकई अब नून लीग को वो मौका देना चाहिए या फिर उनके सामने एक ऐसी हंग पार्लियामेंट लानी चाहिए जिसमें पीटीआई का भी एक हिस्सा हो, ताकि उनके इस गर्दन के ऊपर भी पैर रखा जा सके। तो मेरा ख्याल ये कि खान साहब को इस वक्त बहुत ही सेंसिबली सोचने की जरूरत है, जज्बात के बजाय अकल से सोचने की जरूरत है। अगर इस इलेक्शन में भी उन्होंने मौका गवा दिया तो फिर मेरा ख्याल यह है कि अगले 5 साल भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इसी तरह रगड़ा लगाएंगे, यही नैब होगा, यही केसेस होंगे और यही खान साहब और पीटीआई के बाकी लोग होंगे। इससे बेहतर उनके पास कोई ऑप्शन नहीं होगा कि पार्लियामेंट में वापस आए, जमहूरियत में वापस आए और नून लीग और पीपल्स पार्टी और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को टफ टाइम दें। इसका मतलब तो फिर ये हुआ, ये जब 2023 में वो जनवरी में इलेक्शन हो या फरवरी में इलेक्शन हो, वो जब भी इंतखाब होगा उस इंतखाब के नताइज पर फिर शोर उठेगा, क्योंकि अगर एक सिंगल मेजॉरिटी किसी पार्टी को नहीं मिली तो सब एक दूसरे पर फिर धांधली के इल्ज़ाम लगाएंगे। पीपल्स पार्टी को अभी से एतराज़ है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये भी कह सकती है हमें कैंपेन करने का मौका नहीं मिला, हम तो आवाम में जा ही नहीं सके। मुस्लिम लीग नून भी कोई ना कोई ऐसा अपना नुक्ता उठाकर लाएगी जो वो जवाब के तौर पर पेश करेगी। देखिए अरबाब, मेरा ख्याल ये कि जब से मैं और आप इस दुनिया में आए हैं, हमने कोई ऐसा इलेक्शन होते हुए पाकिस्तान में नहीं देखा जिसके ऊपर रिजर्वेशन ना की गई हो। उसकी वजह ये कि हमारे इलेक्शन सही तरीके से होता ही नहीं है। हमारे यहाँ जो है वो या तो बॉक्सेस उठा के ले जाते हैं या ठप्पे लग रहे होते हैं। यही सिंध होता है, यही पंजाब होता है, यही बलूचिस्तान होता है। किस तरीके से इलेक्शन होता है आपको भी पता है और मुझे भी पता है। मेरा ख्याल ये है कि अगर ये तमाम पॉलिटिकल पार्टीज म्यूचुअली अंडरस्टैंड कर लेंगे किसका कितना स्टेक होगा, किसको कितना हिस्सा मिलेगा, तो लेट्स बी ओपन अबाउट इट ना। हमें इस चीज को समझ लेना चाहिए कि कम से कम पॉलिटिकल पार्टीज को एक पेज पर होना चाहिए। अगर हम वोट को इज्जत देने की बात कर रहे हैं, वोट को इज्जत उसी सूरत में मिल सकती है जब आप म्यूचुअली अंडरस्टैंड कर सके कि किस पॉलिटिकल पार्टी ने कैसे कंटेस्ट करना है। यही सना साहब, जिस तरह पीडीएम में इन्होंने अभी अपने 16 माह गुजारे हैं
उसमें माइनस तरीके इंसाफ, जिस तरह 16 माह अभी पीडीएम में इतनी सारी जमातों ने एक साथ गुजारे और उस दौरान कोई उन्होंने एक दूसरे पर तनकीद नहीं की, एक दूसरे की पॉलिसीज पर नई तनकीद की, लेकिन जैसे ही वो हुकूमत खत्म हुई अब आप देखें सब एक दूसरे पर इल्जामात लगा रहे हैं। मैं यही तो आपसे पिछले सवाल पे भी पहले अर्ज कर रही थी कि ये 16 माह सो रही थी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, ये 16 माह मुस्लिम लीग नून क्यों नहीं कह रही थी कि जी ये जो चीनी गायब हुई है, ये जो आटा गायब हो रहा है, ये जो फला चीज गायब हो रही है, ये हमने नहीं की, पीपल्स पार्टी ने की। ये जैसे ही 16 माह कंप्लीट हुए इन्होंने एक दूसरे की बातें करना शुरू कर दी। तो आई थिंक ये नहीं करना चाहिए। इसमें एक बात जरूर मैं कहूंगी कि शहबाज शरीफ साहब मैच्योरली डील कर रहे हैं, जरदारी साहब भी किसी हद तक मैच्योरली डील कर रहे हैं कि वो खुद बयानबाजी नहीं कर रहे। अगर उन्होंने बिलावल को आगे किया हुआ है तो उसको मैं शायद इलेक्शन कैंपेनिंग का एक टैक्टिक भी कह सकती हूं, लेकिन इनको ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि इन्होंने बड़ी मुश्किल के साथ वो 16 माह गुजारे, उसमें कुछ गलतियां भी हुई क्योंकि आपको बहुत बड़े एक झुंड को साथ लेकर चलना था। लेकिन आई थिंक इस वक्त हमें सबसे पहले ये करना चाहिए कि हमें कुछ इदारों को महदूद करना चाहिए, इंतखाबी माहौल से अलग करना चाहिए और पॉलिटिकल पार्टीज को सही मायनों में जो डेमोक्रेसी की असल जान है उनको पॉलिटिकल मूवमेंट के अंदर आना चाहिए, इंतखाबात में शामिल होना चाहिए। पीटीआई हो, मुस्लिम लीग नून हो, पीपल्स पार्टी हो, हर जमात को इंतखाब में शामिल होने का हक होना चाहिए, बजाय इसके कि हम कोई ना कोई एंटी बयानिया लेके जाएं, चाहे वो एंटी पीटीआई हो, चाहे एंटी नून हो, चाहे एंटी एस्टेब्लिशमेंट हो। हम लोगों के पास मंशूर लेकर क्यों नहीं जाते, जिस तरह इंडिया में होता है, जिस तरह टर्की में होता है कि वो अपना एक पूरा मैनिफेस्टो बनाते हैं कि हम अगले 5 साल में ये करेंगे। हम जो कहते हैं हम 5 साल क्या, हम अगले 10 साल में नहीं कर पाते। उसकी वजह ये कि हमारे पास नाअहल तरीन लोग होते हैं। हम वो टीम लेके आते हैं जो इधर उधर से हमने जमा की हुई होती है। हम 5 साल ये काम नहीं करते कि हमने अगले 5 साल में क्या करना है। तो आई थिंक हमें अपने मैनिफेस्टो पे काम करना चाहिए, एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि जी हमसे गलतियां हुई, लेकिन अगले 5 से 10 साल में हम मुल्क को यहां लेके जा सकते हैं। तो आई थिंक उसकी जरूरत है। अगर पॉजिटिव सोच होगी तो फिर बेहतर होगा, बजाय इसके कि हम एक दूसरे के ऊपर क्रिटिसिज्म करें। ठीक है, तो फरीद पराचा साहब, ये सियासी जमातों के मंशूर उनकी पॉलिसीज़ कब अवाम में जाएंगी? ये शख्सियात की बुनियाद पर जो एक फॉलोइंग का सिलसिला है और पाकिस्तान में सियासत का सिलसिला है। अब आप देखें कि नून लीग इस वक्त ये बयान बना रही है कि मियाँ नवाज शरीफ वापस आएंगे और वो पाकिस्तान को सारी मुश्किलात से निकाल देंगे। तो अभी जो 16 माह की हुकूमत थी पीडीएम की, उसमें भी तो सबसे बड़ा स्टेक मियाँ नवाज शरीफ की जमात मुस्लिम लीग नून का ही था। उनके अपने फैमिली मेम्बर्स काबीना में शामिल थे। उस वक्त तो वो कुछ नहीं कर सके, तो अब उनके पास ऐसा क्या होगा कि वो आकर मुश्किलात से निकाल देंगे? देखिए ना, नारे तो ये होते हैं कि वोट को इज्जत दो, लेकिन वोटर को इज्जत देने के लिए कोई नहीं तैयार। असल तो वोटर को इज्जत मिलनी चाहिए कि जिस वोटर के नाम पर आपका इख्तिदार के महल सजते हैं, उस वोटर को क्या इज्जत मिलती है? उसके हिस्से के अंदर तो सिर्फ मजलिस शाम गरीबा ही आती है। वो तो 5 साल रोते रोते ही गुजारता है और कोई मंशूर नहीं है। किसी ने नहीं पूछा कि मंशूर क्या है और मंशूर पर आपने अमल कितना किया है। जमात इस्लामी अपना मंशूर ला चुकी है, हम मैदान के अंदर हैं। हम कहते हैं कि जी हम इसको एक खुशहाल पाकिस्तान बनाएंगे, एक इस्लामी पाकिस्तान बनाएंगे, करप्शन फ्री बनाएंगे, हम जीएसटी 5% से नीचे रखेंगे, हम ये कहते हैं कि हम कर्जे नहीं लेंगे, हम खुद इनसारी का रास्ता इख्तियार करेंगे, हम बिजली जो है वो दीगर जराए से और हाइड्रल से पैदा करेंगे, IPPs की हम नफी करेंगे। इसी तरह से हमने बिल्कुल एक मुकम्मल बेहतरीन मंशूर लिया है। लेके आए पॉलिटिकल पार्टीज अपना मंशूर लेके आए और अपनी कारकर्दगी बताएं कि जी आपको जब मौका मिला था तो आपने क्या किया था। हमें तो अगर महदूद सतह पे कराची में मौका मिला तो हमने पराचा साहब, ये जो मंशूर इस वक्त आपने अपना पेश किया है, जो ये चीदा नुकात आपने बयान किए हैं, कमोबेश हर सियासी जमात के मंशूर में ये नुकात शामिल होते हैं, लेकिन जब मौका मिलता है वो परफॉर्म नहीं करते। अब आपके हमने जलसे देखे हैं, उसमें बड़े बड़े क्राउड आते हैं, बहुत बड़ी तादाद में लोग आते हैं, लेकिन अपने उन जलसों के हाजरीन को आप वोटर्स में क्यों नहीं कन्वर्ट कर पाते हैं? देखिए ना, बात यह है कि हमने तो डिलीवर किया है, हम तो सिर्फ नारे नहीं लगाते। कराची के अंदर 4 अरब रुपए का बजट था जब नेमतुल्लाह खान साहब थे, 42 अरब रुपए का बजट बना बगैर कोई टैक्स लगाए, करप्शन को रोक के। इसी तरीके से ओवरहेड बने, पुल बने, कॉलेज बने, हस्पताल बने, डिलीवर किया है। और इसी तरह सूबा खैबर के अंदर भी जो हमारी वजारतें थी हमने डिलीवर किया है। आज भी बगैर किसी हुकूमत के अलखिदमत की सूरत में अरबों रुपए के प्रोजेक्ट हम चला रहे हैं। तो हम जब मंशूर देते हैं तो मंशूर के पीछे हमारा एक मादी है, हमारा एक तर्ज अमल है, हमारे नताइज हैं। कोई करप्शन का इल्ज़ाम हम पे नहीं है, किसी ने डेमोक्रेसी जमात इस्लामी के अंदर है, कोई मौरूसियत नहीं है।
कोई फिरका परस्ती नहीं है। तो बहरहाल ये सारी चीजें हैं और हमें ख्याल है कि अब कौम इस तरफ तवज्जो करेगी और ख्याल करेगी कि महज इलेक्टेबल्स के नाम के ऊपर जो खेल खेला जाता है उस की अब नफी की जाए। अब मंशूर को, कारकर्दगी को और नताइज को और समरात को और असरात को वोट दिए जाए। ठीक है, तो मंजूर हसन साहब, ये नवाब हसन साहब, ये जो मंशूर है सियासी जमात का एस पीपल्स पार्टी, आप वो पब्लिक में दें। अब ये इल्ज़ाम तराशी जिन लोगों के साथ आप 16 माह रहे हैं, उस वक्त आप लोगों ने नहीं कोई एतराज़ किया, ना मुस्लिम लीग नून पर, ना उनके प्राइम मिनिस्टर पर, ना वज़ीर ख़जाना पर। अब बाद में आप महंगाई का मलबा भी उन पर डाल रहे हैं, बढ़ते हुए कर्ज़ों का बोझ भी आप ये कह रहे हैं कि जी उनकी वजह से ही बढ़ा है। अब तोपों का रुख आपका नून लीग की तरफ और बाकी जमातों की तरफ एकदम क्यों हो गया? नहीं, ऐसा नहीं है कि जिस तरीके से आप बात कर रहे हैं कि सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जब पीडीएम का ये सिलसिला बना, वो आपके सामने है कि बिलावल साहब उसी दौरान भी कहते रहे। ऐसा नहीं है कि बिलावल साहब ने नहीं कहा, कि बिलावल साहब ने बहुत फोरम पे बहुत सारी बातें उनको कहा भी, कैबिनेट मीटिंग थी उसमें भी कहा और बाहर भी। और बिलावल साहब की आप पॉलिसी देखें, पूरी दुनिया में गया, उनको देखें कि कितनी किस नजर से। और सबसे बड़ी बात कि इंडिया के सामने बयानात, वो जो बिलावल साहब इंडिया गया वो भी आपके सामने है, किस तरीके से बिलावल साहब ने इन चीजों को उठाया। तो हम तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो देखती है ना, हम तो देखें ये कहते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने क्या, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 73 का आइन दिया, अभी जो आपका सारा सिलसिला 73 के आइन के तहत ही चल रहा है। उसके बाद मसला ये है कि काम की बात अगर हो रही है तो आप देखें SIUT, NICVT, बहुत सारी हॉस्पिटल जो इधर सिंध में बनी है, ये बिलावल साहब कहते हैं कि मैं इनको पूरे पाकिस्तान में लेकर जाऊंगा, जो कहीं और सूबों में नहीं है। बाहर के लोग भी आते हैं, हालांकि मेरे घर के खुद बंदे जो बाहर लिवर ट्रांसप्लांट कराने गए, उनके पैसे इतने खर्चा है, इधर फ्री में अब वो लिवर ट्रांसप्लांट जो है फ्री में हो रहा है, किसी का 1 रुपया भी खर्चा नहीं आ रहा। तो देखें सिंध ने तो काम किया है, सिंध ने तो करके दिखाया, ये तो बिलावल साहब की हुकूमत ने करके दिखाया है ना। अगर ऐसा नहीं हो तो फिर कैसे होगा? इतनी बड़ी पूरे सिंध में हॉस्पिटल से जो बलूचिस्तान से भी आते हैं, पंजाब से भी आते हैं, KPK से भी आते हैं और ममालिक से भी लोग आते हैं जो इन बीमारी की वजह से। इधर हमारे सबसे बड़ा खैरपुर में जो गेम्स हॉस्पिटल है, इतनी बड़ी है कि उधर लिवर ट्रांसप्लांट, उधर भी लोग हर जगह से लोग आ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि नवाब हसन साहब, ये दुनिया भर से लोग यहाँ इलाज कराने आ रहे हैं, लेकिन अब जिन लोगों को आप क्रेडिट दे रहे हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क्यादत को, उनको अगर जरा सी भी कोई बीमारी होती है तो वो, उनकी जरा सी तबीयत खराब होती है तो वो मुल्क से बाहर चेकअप कराने जाते हैं। हम देखें, बिलावल साहब तो इधर ही रहा, आसिफ साहब तो इधर ही चेकअप करवाया। आसिफ साहब तो 12 साल जेल रहे कि वो बाहर गया क्या, वो इधर ही रहा, इस कराची में रहा, अमूमन जहाँ पंजाब में रहा, इधर ही लोकली हॉस्पिटल उनसे अपना इलाज करवाया, अभी तक कोई करवा रहे हैं ना, तो बाहर तो नहीं जाते। बाकी कोई जाता है कोई नहीं जाता, तो हम तो उनके लिए नहीं कह सकते। आसिफ अली जरदारी साहब जो 12 साल जेल रहे, क्या इनको इतनी छूट थी क्या वो बाहर ममालिक जाए और इलाज करा के वापस आए? वो तो इधर ही रहा ना। वो लोग उनसे पूछे जो नहीं जाते थे, बाहर चले जाते थे, या कोई और लोग होंगे वो उनसे पूछे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा अवाम की खिदमत की है और जमहूरियत पे यकीन रखती है। ऐसा नहीं है कि, और काम भी करके दिखाया है। हम चाहते हैं कि कम अज कम जो इलेक्शन हो, तो हम ये नहीं चाहते कि किसी के साथ नाजायजी हो, सबके साथ बराबरी की बुनियाद पे सब हो। और इलेक्शन में आप ये चाहते हैं कि सबको बराबरी से मौका मिले और मिलना भी चाहिए। ठीक है, नवाब हसन साहब जरा मौका दीजिएगा। सना मिर्जा साहब, ये हम देखते हैं कि सियासी जमातें, सना मिर्जा सना साहब कह रही थी कि शायद हम कोई और बात, हम ये चाहते हैं कि सबको बुनियादी हक मिलना चाहिए। हाँ, अगर 9 मई को किसी ने इस मुल्क के साथ, इस इदारों के साथ ज्यादती की तो जाहिर है वो तो कानून के कटड़े में आएंगे, कोई भी हो, चाहे जिसने किया वो तो जाहिर है वो होगा। बहरहाल हम चाहते हैं कि इलेक्शन जो हो सबको जो है ना उनको इलेक्शन लड़ने का पूरा फायदा हो, उनको जो है ना इलेक्शन लड़ने का। चले आप कह रहे हैं कि सबको मौका दिया जाए। सना साहब, बस क्लोजिंग रिमार्क्स में आपसे 30 सेकंड में चाहूंगा कि सियासी जमातें कहती तो हैं कि सबको बराबरी से मौका मिले, लेकिन क्या लगता है आपको कि दिल से कह रहे होते हैं, दिल में ये होता है कि सिर्फ हमें आप प्रायोरिटी दें, बाकी सबको आप बस दबा के रखें? आपने वही कह दिया है जो मेरा जवाब है। वैसे वसान भाई मेरे लिए भाइयों की तरह है, मेरी इनसे कोई नाराजगी नहीं है, लेकिन मैं सिर्फ ये चाहती हूँ
कि कम से कम पॉलिटिकल पार्टीज जो है, जिस तरह फरीद पराचा साहब से मेरी बड़ी ख्वाहिश थी इनसे पूछूं कि इन्होंने यकीनन बात की कि जी हमारा मंशूर है, लेकिन जो 9 मई के मुल्जिमान है या बज़ाहिर जो पार्टी है जिनके खिलाफ बात भी की थी जमात इस्लामी ने, उन्होंने जब मेयरशिप के इलेक्शन हुए तो उन्होंने वही पीटीआई के साथ इत्तेहाद कर लिया, तो वहां पर फिर आपका मंशूर और नैरेटिव कहां चला गया? तो कम से कम पार्टीज को अंदर से भी उतना ही ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, जो बयानिया लोगों के सामने रख रही होती हैं, लोगों को ट्रक की बत्ती के पीछे नहीं लगाना चाहिए। आप उनको बता दें कि जी माजी में गलतियां हुई लेकिन अब हम आगे बढ़ने को तैयार हैं। पीटीआई के बारे में जो वजीर आजम साहब कह रहे हैं, अगर कोई उनकी इंटेंशन भी है या किसी की इंटेंशन भी है तो कम से कम लोगों को तो इस तरह की बातें ना करें ना, खुल करके आप एक जमात को माइनस करना चाहते हैं, कम से कम आपको हर ये अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। देखें कि जो पीटीआई ने अपने दौर में नून के साथ किया वही अब पीटीआई के साथ हो रहा है। जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कहती रही कि जी नैब को खुदारा बंद कर दें, नून लीग ने नहीं किया। पीपल्स पार्टी को अपने दौर में रगड़ा लगाया, पीटीआई के दौर में नून लीग का रगड़ा लगा। तो कम से कम सियासी जमातें एक दूसरे के कपड़े खींचने के बजाय ये कोशिश करें कि हर एक दूसरे को अकोमोडेट करें। मिसाक जमहूरियत में 10 ऐब होंगे लेकिन उसमें पॉलिटिकल पार्टीज ने हाथ मिलाया। जहां जिस सियासी जमात का दाव चलता है वो अपना दाव खेल जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया सना मिर्जा साहिबा, नवाब हसन साहब, फरीद पराचा साहब और शेख रोहेल असगर साहब भी प्रोग्राम के पहले हिस्से में मौजूद थे। आप तमाम मेहमानों का बेहद शुक्रिया। आज के प्रोग्राम से इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।